हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई एम श्योर आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर को रिवाइज करेंगे। हम यहाँ पे वन शॉट में जो इसका सर्कुलेशन वाला पार्ट है, हार्ट का डायग्राम, ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे बच्चों को हार्ट का डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा हार्ट का सर्कुलेशन कैसे होता है, जो आपका ईसीजी है, जो हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं, पी 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 इस तरीके से दिखाता है, वो क्या प्रिडिक्ट करता है, क्या शो करता है, वो सारी चीज़ें हम आज करेंगे। बहुत सब कुछ आप पहले से ही जानते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो वी ऑल नो, हमने क्लास 10th में बहुत अच्छे से ये चीज़ को रट लिया था बिल्कुल हमारे जहन तक कि हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं एंड लेफ्ट और राइट साइड डिवाइडेड है और हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बारी आता है। इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सो नाउ बेटा, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इट विल बी अ शॉर्ट लेक्चर जिसमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, आप यहाँ पे मेरे साथ डायग्राम को ड्रॉ करिएगा और आपकी यहाँ पे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें जो हमें सिर्फ एनसीईआरटी से समझनी है वो बेटा हम एनसीईआरटी के थ्रू करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको रीड आउट करेंगे एंड देन बेटा नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन शॉट रिविजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। लास्ट क्लास में हमने इसके लेक्चर 1 में क्या चीज़ें पढ़ी थी, हमने बेटा यहाँ पे डिस्कस किया था जनरल चीज़ें कि ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, सर्कुलेटरी पाथवेज। हमने बेटा पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स क्या होती है, हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में डिफरेंस पढ़ा था, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो आज हम इधर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा डबल सर्कुलेशन जिसके अंदर आपका हार्ट आ जाएगा, ठीक है। रेगुलेशन, डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में ख़त्म करेंगे। सो नाउ सबसे पहले जैसे मैंने कहा हार्ट, डबल सर्कुलेशन एंड इस तरीके से विल डू द थिंग्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अ हार्ट। हार्ट बेटा एक पंपिंग ऑर्गन है और ये मैंने आपको चीज़ लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। शुरू से सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्ट तो नहीं था। एनिमल किंगडम में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ऑर्गन्स आई और सिस्टम बना। हमने देखा था किसी के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसी के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ना अगर मैं हार्ट की बात करूं, जिनके पास हार्ट होता है तो वो बेटा आपका स्टार्ट होता है सिंपल 2 चेम्बर्ड हार्ट से, दैट इज इन फिशेस। एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड, रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड, हाँ क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड होता है, लेकिन उसके बाद आपका बर्ड्स और मैमल्स में दोनों में ही 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एवोल्यूशन का, हार्ट का एवोल्यूशन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैं आपको कभी और किसी लेक्चर में हार्ट का एवोल्यूशन बताऊंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस हार्ट। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है डायग्राम, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको बनाना बहुत सिंपल है। लेकिन हार्ट की पोजीशन क्या है? तो हार्ट बेटा बिल्कुल एकदम सेंटर में होता है। हमें लगता है कि लेफ्ट साइड पे होता है, कुछ को लगता होगा राइट साइड पे होता है। नो, हार्ट बेटा इट इज प्रेजेंट इन दी सेंटर। ये हमारी थोरैसिक जो स्पेस है, थोरैसिक कैविटी है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। वहाँ पे ये मीडियास्टिनम जगह में प्रेजेंट होता है और ये बंद मुट्ठी की जैसे होता है। हाँ ऑब्वियसली मेल्स एंड फीमेल्स के हार्ट के वेट में डिफरेंस होता है। मेल्स का हार्ट थोड़ा सा हैवी होता है, तो बत्तर दिल के नहीं होते हैं लड़के, लेकिन थोड़ा सा हैवी होता है एंड सेंटर में है, नीचे से झुका होता है, तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ये टिल्टेड होता है। सो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा इट इज प्रेजेंट इन दी mediastinum space that is of the thoracic chamber and ये कैसा होता है? It is just present between the lungs at the center and it is tilted towards the left. थोड़ा सा लेफ्ट की साइड पे झुका हुआ होता है। हार्ट बेटा हमारे क्लेंच्ड फिस्ट जैसा होता है, बंद मुट्ठी की तरह होता है एंड इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। अगर मैं यहाँ पे इसकी साइज की बात करूं तो मेल्स में इट इज अराउंड
240 to 280 के आसपास, सॉरी दैट इज इन फीमेल्स, 280 to 340 के आसपास होता है. सो 280 to 340 ग्राम. एंड अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो इट इज 240 to 280 ग्राम्स. ना हार्ट के बेटा 4 चेम्बर्स हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल्स. और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइज की तो वेंट्रिकल्स आपके थोड़े से लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू दी एट्रियम. वेंट्रिकल्स नीचे होते हैं, एट्रियम ऊपर है. तो सबसे पहले एट्रियम ही रिसीव करता है ब्लड को और वेंट्रिकल्स बेटा पंप करता है ब्लड को. ऑब्वियसली एट्रियम से तो वेंट्रिकल रिसीव ही करेगा, लेकिन बॉडी से अगर कंपेयर किया जाए, बॉडी से कौन रिसीव कर रहा है ब्लड को, दैट इज द ऑरिकल्स और द एट्रियम. और पंप करता है बॉडी को, चाहे वो लंग्स हो चाहे वो बॉडी हो, वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करता है. नाउ अब मैं यहाँ पे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाऊंगी. ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बेटा, नाउ वी विल टॉक अबाउट टू थिंग्स. एक इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक इसका इंटरनल स्ट्रक्चर. यानी कि मान लीजिए अगर ये हार्ट है और ये बेटा बाहर से कैसा दिख रहा है तो उसकी बात करेंगे. देन इंटरनल स्ट्रक्चर, कि अगर मैं यहाँ से इसको काट दूं तो मुझे अंदर से क्या क्या दिखने वाला है, दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर. सो लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. सो देखिए बेटा, जो हमारे 4 चेम्बर्स हैं, अगर मैं बाहर से देखूंगी, क्योंकि ये बाहर से कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जो इसकी राइट साइड होगी वो ज़्यादा दिखती है. अब ऐसा नहीं होता कि राइट साइड बड़ी होती है, लेफ्ट साइड छोटी होती है. लेफ्ट साइड बड़ी होती है, लेकिन आगे से देखने में लेफ्ट साइड थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, इसीलिए वो नहीं दिखता. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, तो लेट्स सपोज this is the right auricle, this is the left auricle. थोड़ा सा इस तरीके से है. this is the right ventricle and this is the left ventricle. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, this is not visible from front, क्योंकि ये पीछे की तरफ घुमा होता है. ये भी बेटा वेंट्रिकल बहुत छोटा लगता है, लेकिन इससे बड़ा ही दिखता है. लेकिन ये इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि ये पीछे की साइड पे थोड़ा सा घुमा हुआ है, पीछे की साइड पे है. ये मेरे 4 यहाँ पे हो गए. दिस इज साइड थोड़ा सा यहाँ पे ट्रायंगुलर बना रहा है, तो ये यहाँ पे इसका पॉइंटेड रीजन है. नाउ अब यहाँ पे आपको क्या पता है, छोटी क्लास में बेटा आपने पढ़ा है कि मान लीजिए मेरे पास ये 4 चेम्बर्स हैं. तो एक ब्लॉक डायग्राम से अगर हम देखें तो दिस इज द राइट ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ ब्लड कैसे कैसे आता है, तो हमने क्या पढ़ा है कि हमारी बॉडी में जब ब्लड आता है तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हमें हर सेल में भेजना है. तो हार्ट ही है जो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा. सो ये लंग्स जो है बेटा, लंग से ही ऑक्सीजन आ रही है, तो लंग्स से जो ब्लड है एल्वियोलाई से रिसीव कर रही है ऑक्सीजन को, और वो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है लेफ्ट ऑरिकल में. तो यहाँ पे ये पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी वेन. तो मैंने आपको बताया था कि जो सारी की सारी आर्टरीज हैं, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन विच इज पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेराज पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. सो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है लेफ्ट ऑरिकल में. ये बेटा फिर पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा इस पूरे ब्लड को पंप करता है बॉडी में. अब बॉडी में पूरे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया. अब पूरी बॉडी के सारी सेल्स ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देगी. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको देना है, ये वापस हमें लंग्स में पहुंचाना है ना, ताकि हम एक्सेल कर सके. वी ब्रीथ आउट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. सो सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले करके आती है वेना केवा.
तो लोअर बॉडी से लेकर के आती है इंफीरियर वेना केवा, अपर बॉडी से लेकर के आती है सुपीरियर वेना केवा, और ये बेटा उसको फिर से राइट ऑरिकल में डाल देगी। सो इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, ये इसको राइट ऑरिकल में लेकर के आएगी। ये ब्लड फिर पहुंचेगा आपके राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में। तो हार्ट में हमारा ब्लड 2 बार आ रहा है। अब अगर इन ब्लड वेसल्स को मैं यहाँ पे शो करूंगी तो हाउ आई विल ड्रॉ, लुक एट हियर। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी में लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन लेकर के आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो दोनों ही लंग से लेकर के आएंगी, लेफ्ट लंग से भी लेकर के आएंगी और राइट लंग से भी लेकर के आएंगी। सो ये पेयर में होती है। तो मान लीजिए 2 पेयर यहाँ से आ रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि राइट ऑरिकल से होते हुए जा रहे हैं, मतलब ये पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी राइट लंग्स में से आ रही है, ठीक है, और इधर से आपकी लेफ्ट लंग में से आ रही है, ठीक है, ये लेफ्ट लंग में से आ रही है। ये बेटा लेकर के आएगी। सो दिस इज पल्मोनरी वेन, जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है हार्ट में, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे आ गई। अब क्या होगा, ये बेटा इसको पहुंचाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर इसको पंप करेगा पूरी बॉडी में। तो यहां से कहीं आपका ये आयोटा इस तरीके से आपको यहां पे दिखता है। तो ये कैसे दिखता है, एक्चुअली ये यहां से निकलेगा, आपका आयोटा यहां से निकलेगा। सो मैं इसको येलो से बनाती हूं। इस तरीके से दिस इज दी आयोटा। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, ऐसे घूम के आता है और यहां से आ जाता है। इसको सिस्टमिक आयोटा भी कहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है बॉडी में देखा। अब ये ऊपर से घूमता हुआ दिखाने के लिए पहले मैं आपको पल्मोनरी वेन बना करके दिखाऊं, पल्मोनरी आर्टरी बना करके दिखाऊंगी। अभी देखिए, अभी क्या आया, ब्लड आया, ठीक है, ब्लड लंग से आया लेफ्ट ऑरिकल में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। इसने बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा इसकी पूरी बॉडी में ले गया। नाउ पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगा कौन, इंफीरियर वेना केवा नीचे वाली बॉडी से, ऊपर वाली बॉडी से सुपीरियर वेना केवा। तो यहां पे मैं बनाती हूं, दिस इज द इंफीरियर वेना केवा। ये लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आया राइट ऑरिकल में, और इधर से आपकी आई सुपीरियर वेना केवा, जो अपर बॉडी से लेकर के आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दी राइट ऑरिकल। अब ये ब्लड बेटा पंप होगा दोबारा हार्ट में। तो राइट वेंट्रिकल से अब ये यहां से ऐसा दिखता है, ये दोनों लेफ्ट और राइट लंग में इसको ले जाएगा। दिस इज दी पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेकर के जाएगा लंग्स में, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे आयोटा बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। ये बेटा इधर से ऐसा घूमा हुआ होता है, सो दिस इज द आयोटा, ठीक है। चलिए अब यहां पे आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में इधर की साइड बेटा आपको एक टिश्यू दिखता है समवेयर इधर, वेरी इंटरेस्टिंग,
दिस इज लिगामेंटम आर्टेरियोसस, लिगामेंटम आर्टेरियोसस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए बेटा, दिस इज द रिमेन्स ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस ऑफ फीटस। अच्छा एक बात बताइए, जब जो फीटस है यानी जो मदर की वूम में जो छोटा प्यारा बच्चा है, ठीक है, तो वो बच्चा तो बेटा लंग्स से अपनी गैसेस को एक्सचेंज नहीं कर रहा। इनफैक्ट जब डिलीवरी होती है और बच्चा बाहर आता है तब जाकर के सबसे पहले लंग्स जो है वो फंक्शनल होती है। तो उसके पहले तो वो मदर्स के थ्रू ही सारा ब्लड एक्सचेंज होता है, विनो की प्लासेंटा के थ्रू ही सारी गैसेस एक्सचेंज भी होती है। सो देखिए बेटा, बच्चे के में भी ऐसा ही आ रहा है, बच्चे के में भी लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कौन लेकर के आ रहा है, मदर्स की बॉडी से आ रहा है, फिर बच्चे की पूरी बॉडी में जाएगा। अब बच्चे की बॉडी से राइट ऑरिकल में आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, फिर बच्चे की बॉडी उसको कहां पे फेंकेगी, बच्चे की बॉडी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से कोई लंग्स में थोड़ी भेजेगी, तो वहां पे आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी होगी क्या वो फंक्शनल होगी? आप बताइए, बच्चे की बॉडी में जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के जा सकती है लंग्स में? नहीं, क्योंकि उसकी लंग्स तो अभी फंक्शनल ही नहीं है। सो लेट्स सपोज अगर मैं ब्लू से यहाँ पे फीटस वाला ब्लड बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पे फीटस की बात करूं तो ये ब्लड बेटा लेट्स सपोज यहां से जाएगा, लेकिन ये किधर जाएगा, ये बेटा इधर जो एक छेद होता है यहाँ पे थोड़ा सा, ये बेटा इसके साथ कंबाइन होके आयोटा में ही चला जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन जब ये इधर जाएगा तो ये बेटा लेट्स सपोज ये इधर आया, मान लीजिए ब्लड इधर आया, तो ये ब्लड बेटा उसके बाद इधर चला जाएगा, ये यहाँ पे एक होल होगा थोड़ा सा जिसमें ये सारा ब्लड आयोटा में जा सके, और वो बेटा फिर मदर की बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो मदर की बॉडी से ही बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है, तो मदर की बॉडी इसमें ये ब्लड जाएगा, ये डीऑक्सीनेटेड वाली चीज जाएगी, और ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड फिर मदर अपनी बॉडी से रिलीज करेगी। सो ये जब लंग्स फंक्शन हो जाती है तो ये छेद यहाँ पे भर जाता है, ये फ्यूज हो जाता है, तो इसको कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसस। ठीक है, चलिए अब दो चीज यहाँ पे और है, हार्ट में भी तो ब्लड आएगा, तो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उसको कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं, वेन को कॉरोनरी वेन कहते हैं। सो ये देखिए बेटा, ये जो गड्ढा होगा यहाँ पे, इधर एक गड्ढा होगा, उसको हम कहते हैं कॉरोनरी सर्कस, और इस कॉरोनरी सर्कस में होती है कॉरोनरी आर्टरी। अब बड़ा सिंपल है, आप बताइए, एक मिनट बेटा, दिस इज वेन, क्योंकि इधर वेन होगा बिकॉज दिस इज डीऑक्सीनेटेड वाला पार्ट ना, तो हेयर इट इज कॉरोनरी वेन। सो कॉरोनरी वेन और कॉरोनरी आर्टरी ये लंग्स और हार्ट के बीच में ब्लड को एक्सचेंज करती है। तो कॉरोनरी सर्कस इज द गड्ढा, जो ग्रूव है यहाँ पे, और उसके अंदर कॉरोनरी वेन प्रेजेंट होती है। ये कॉरोनरी वेन, अब वेन है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी, तो हार्ट में आएगा तो नहीं ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड, हार्ट से जाएगा ही। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है लंग्स में। ठीक है, चलिए अब एक और चीज, यहां पे होती है दी कॉरोनरी वेन, सो दिस इज द कॉरोनरी आर्टरी, और कॉरोनरी आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगी लंग्स से हार्ट में। तो यहाँ पे हार्ट से लंग्स में डीऑक्सीनेटेड, और यहाँ पे लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉरोनरी आर्टरी। अब दो वॉल्व्स बेटा यहाँ पे हम और इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो कॉरोनरी वेन की वॉल्व होती है इसे हम कहते हैं थिबेसियन वॉल्व। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा था कि जो वॉल्व होती है ये क्या करती हैं,
ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड को से बचाती है, कहीं ब्लड उल्टा ना चली जाए। सेम सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में मैं अगर देखूं तो एक में यहाँ पे वेन प्रेजेंट होती है, सो इसको भी हम यहाँ लिखेंगे दिस। इंफीरियर वाले में दिस इज ऑस्टेशियन वॉल्व और यूस्टेशियन वॉल्व, जो स्पेलिंग है ना यूस्टेशियन ट्यूब वाली, वही बेटा। सो दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जो आपको बाहर से चीजें दिखेंगी ह्यूमन हार्ट में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हार्ट अब अंदर से कैसा दिखेगा, तो ये अगर मेरा हार्ट है, यहाँ से मैंने इसको ऐसे ट्रांसफर्स मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा, आगे वाला पार्ट हटाया, और ये पीछे से कैसा, मतलब जो काटने के बाद जो पार्ट दिखा उसमें आपको क्या क्या दिखेगा। सो नाउ लेट्स ड्रॉ इट हियर, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब इसी तरीके से मान लीजिए यहां पे मेरा ये थोड़ा सा टिल्टेड, ठीक है। यहाँ पे मेरे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, तो मैं अगर अपने ऑरिकल्स बनाऊं, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है बेटा। सबसे पहले तो आपने पहले भी पढ़ा है, वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को पंप करना। तो वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो थिक होती है एज कंपेयर टू ऑरिकल्स की वॉल। यहाँ पे अच्छी खासी मोटी वॉल है, ठीक है। ये मेरा हो गया, दिस इज द राइट ऑरिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या बनाएंगे, हम अपनी सारी वेन्स बनाएंगे, ठीक है, और आर्टरीज बनाएंगे। तो वही सारी चीजें। अब हमने क्या देखा था कि जो पल्मोनरी वेन है वो हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आती है। सो यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिखेंगी 4 ओपनिंग, दीज आर ऑफ द पल्मोनरी वेन। 4 ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब इधर बेटा यहां पे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा आएगी। तो सुपीरियर यहां लेके आ रही है, इंफीरियर यहां लेकर के आ रही है। सो हेयर विल बी ओपनिंग ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। चलिए बाकी चीज बनाते हैं। पहले बेटा सेप्टा की यहाँ पे बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो मेरा सेप्टा है ये वेंट्रिकल्स को अलग करता है, और ये जो मेरा सेप्टा है ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल को करता है। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क करती हूँ, दिस इज आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। अगर मैं इसकी बात करूंगी, सो दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। अगर मैं इसकी बात करूंगी, सो ये बेटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी दी इंटर एट्रिक्युलर सेप्टा, ठीक है। चलिए यहां पे नहीं बनाते, इसको घिचपिच नहीं करते। अब मेरे पास कॉरोनरी आर्टरी थी, कॉरोनरी वेन थी, तो यहाँ पे बेटा राइट साइड पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यहाँ पे कॉरोनरी वेन थी। तो इधर हमारे पास प्रेजेंट थी the opening of coronary vein, ठीक है। नाउ वॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट थी। अब देखिए बेटा कौन कौन सी वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो इंफीरियर वेना केवा है यहाँ पे बना देती हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑस्टेशियन
वॉल्व था, इसके पास थिबेजियन वॉल्व है, ठीक है। चलिए अब बाकी मेरी कौन सी रह गई, जो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के जाती है। तो राइट वेंट्रिकल से आपकी पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाती है लंग्स में, तो यहाँ पे इस तरीके से होगी मेरी पल्मोनरी आर्टरी, तो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। और मेरी जो आयोटा है वो इधर से जाएगी, तो आयोटा बेटा इधर से होता है, अब इनमें भी वॉल्व प्रेजेंट होती है। तो देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पहुंचाएगी ऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी में, तो यहां पे इनके बीच में लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो यहां पे वॉल्व प्रेजेंट होगी उसे बेटा कहते हैं, ये सेमील्यूनर वॉल्व है, जो आपकी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है, एंड दिस इज द आयोटिक वॉल्व। सिमिलरली यहां पे भी मेरी वॉल्व होगी, जब राइट वेंट्रिकल यहां पे ब्लड पहुंचाएगा, सो दिस इज दी, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज कम करना चाहती हूं इधर, तो यहां पे बेटा दिस इज दी, अगेन इट इज ऑल्सो अ सेमील्यूनर वॉल्व, क्योंकि ये भी ब्लड वेसल में है, लेकिन इसको हम कहते हैं पल्मोनिक वॉल्व। ये भी मेरे वॉल्व है, ये भी वॉल्व है। ये कैसे है, ये आर्ट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है दोनों साइड पे। तो ये वाले जो वॉल्व होंगे इस साइड वाले, ये बेटा होते हैं दी मिटरल वॉल्व, एंड दीज आर बाइकस्पिड वॉल्व। इनको कहते हैं दी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है। तो बाइकस्पिड का मतलब इसमें दो कस्प होते हैं, और इधर वाली वॉल्व होती है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, इसमें 3 कस्प होते हैं। तो इसको हम कहां लिखें, दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है बेटा, चलिए नाउ अब यहां से क्या होगा, यहां पे कुछ और भी चीजें हैं। हार्ट बेटा कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जाकर के ब्लड को वो पंप करेगा, अगर हार्ट रिलैक्स करेगा तब जाकर के ब्लड को वो रिसीव करेगा। तो ये पंपिंग जो है चलती रहती है, ये पंपिंग बेटा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है, और इसके लिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कुछ मसल्स की, जो यहाँ पे कुछ चीजों को मदद करेंगी। सो देयर आर सम मसल्स। यहाँ पे बेटा अगर मैं इधर की बात करूं, ये यहाँ पे कुछ रिजेस होती हैं, सो दीज आर मस्क्यूलर रिजेस ऑफ एट्रियम, इसको कहते हैं मस्क्यूलाई पेक्टिनेटी। सिमिलरली यहां पे भी आपकी रिजेस हैं, और वेंट्रिकल के रिजेस को कहते हैं कॉलमनर, एक मिनट स्पेलिंग चेक करेंगे, मस्कुलर पेक्टिनेटी, ठीक है, कॉलमनर, एक मिनट, ये आपका होगा कार्नी, कॉलमनर कार्नी, तो ठीक है पेक्टिनेटी नहीं होगा, कार्नी, ठीक है, कॉलमनर कार्नी। नाउ इनके ऊपर ये जो कॉलमनर कार्नी है, मतलब ये जो अंदर की वॉल है, मतलब अंदर की जो वॉल है, द इनसाइड वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, यहां पे बेटा कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम कहते हैं दी पैपिलरी मसल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे। तो इसको हम ग्रीन कलर से बनाते हैं, हेयर।
ये दोनों तरफ ही होंगी, ठीक है, इस तरफ भी होंगी। These are papillary muscles। अब देखिए इसका क्या यूज है बेटा। ये जो ब्लड है ये पंप हो रहा है फ्रॉम द वेंट्रिकल। तो जब आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचेगा किधर, आपका जाएगा पूरी बॉडी में आल्टा के थ्रू, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल एक तरीके से पुश करेंगे ब्लड को ऊपर की तरफ। अब एक बात बताइए, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को पुश करेगा, तो झटके से ब्लड ऊपर जाएगा तेजी से, लेकिन ये वापस ऑरिकल्स में भी तो जा सकता है। तो ऑरिकल्स में नहीं जाने देंगी ये मिटरल वॉल्व। क्यों? क्योंकि ये वॉल्व बंद हो जाएंगी ताकि जो भी प्रेशर लग रहा है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वो बेटा केवल आयोटा से ही ब्लड को पहुंचाए। तो लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो ब्लड का प्रेशर है ये तेजी से उसको पीछे की तरफ खोल दे। भाई आप बताइए, ये बेटा इस तरीके से ये आपकी बंद होंगी, ठीक है, ये आपकी वॉल्व है, ये खुल गई तो ब्लड आया, ये बंद हो गई, ये खुल गई और ये बंद हो गई, ठीक है। तो मान लीजिए ये ऐसे बंद हो गई, फिर ये खुल जाएंगी, फिर ये बंद हो गई, फिर ये खुल जाएंगी, बंद हो गई, खुल जाएंगी, ठीक है। अब यार ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये ऊपर चले जाए, ऊपर की तरफ खुल जाए और ब्लड सारा ऊपर भर जाए, तब तो बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे पैपिलरी मसल से जुड़े होते हैं कुछ फाइबर्स जिसको हम कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, देखिए बेटा, दीज आर कॉर्डी टेंडिनी। ये अगर आप देखेंगे ये वॉल्व से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये देखिए बेटा, दीज आर पैपिलरी मसल्स, और ये बेटा जो वॉल्व है ये इन वॉल्व से ऐसे जुड़े हुए हैं। ये कॉर्ड्स हैं, धागे जैसे हैं, जो इसको नीचे की तरफ खींच के रखते हैं, कहीं ये उल्टी नहीं खुल जाए। तो दीज आर कॉर्डी टेंडिनी। तो यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगी, ग्रीन कलर से ही बनाते हैं, ठीक है। सो these are cords which is cordy tendini। ये क्या करते हैं बेटा, ये प्रिवेंट करते हैं रिवर्स ओपनिंग ऑफ वॉल्व, ठीक है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नाउ अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है हार्ट का डायग्राम बनाइए, तो नाउ बेटा आप एक एक स्टेप करके बनाएंगे एंड इट विल बी वेरी इजी, ठीक है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हार्ट की वॉल्स के बारे में। तो हार्ट की जो वॉल होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए कि हार्ट की जो वॉल होती है वो 3 लेयर की होती है, और ये 3 लेयर कौन सी है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर, एपी वर्ड यूज करेंगे, कार्डियम वर्ड यूज करेंगे हार्ट के लिए। सो दिस इज एपिकार्डियम। मिडिल वाली, दिस इज द मायोकार्डियम, एंड सबसे इनर मोस्ट, दिस इज द एंडोकार्डियम। नाउ बेटा, ये जो आपकी मायोकार्डियम होती है इसमें आपकी मसल्स प्रेजेंट होती है, दिस इज थिक, एंड यहाँ पे आपकी मसल्स प्रेजेंट है। और ये बेटा जो एंडोकार्डियम होती है, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। नाउ अगर मैं इसकी प्रोटेक्टेड लेयर्स की बात करूं तो एनसीईआरटी में दिया है कि 2 लेयर्स होती हैं, सो दैट इज द प्रोटेक्टेड लेयर्स। सो एनसीईआरटी की लाइन अब आपको समझ में आएगी, ये इट इज प्रोटेक्टेड बाय 2 लेयर्स, और ये 2 लेयर्स कैसी हैं? एक आउटर फाइब्रस लेयर, क्योंकि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, यानी जिसमें फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन, कोलेजन। देन बेटा अंदर वाली लेयर विच इज द सेरस लेयर। अब इस अंदर वाली लेयर की फर्दर 2 लेयर होती हैं, इसकी एक आउटर लेयर और इसकी एक इनर लेयर,
एंड दिस इनर लेयर इज नथिंग बट द एपिकार्डियम। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है कि 2 लेयर होती हैं, दैट इज दिस 2 लेयर्स। तो इसकी अंदर वाली ही एपिकार्डियम है। एपिकार्डियम के बाद आपकी मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम आ जाएगी, और इन दोनों के बीच में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये फ्रिक्शन नहीं आने देगा मेम्ब्रेन्स के बीच में। दीज आर दी योर लेयर्स, जो कि प्रोटेक्शन लेयर्स है, कैसे बाहर से अंदर तक आपकी हार्ट लेयर्स है। तो अगर मैं बात करूंगी, सबसे बाहर हो जाएगी आउटर फाइब्रस, उसके बाद इनर सेरस लेयर, फिर बेटा एपिकार्डियम, फिर आपकी मायोकार्डियम, देन सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन। तो अब डबल सर्कुलेशन आप जानते हैं, तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है बेटा, जो ब्लड है, द ब्लड इट एंटर्स द हार्ट ट्वाइस। 2 बार आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डबल सर्कुलेशन है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूं। मैं किस पार्ट में इसको डिवाइड करूंगी, पहली जिसको मैं कहूंगी पल्मोनरी, सर्कुलेशन, और दूसरा बेटा मैं इसको कहूंगी सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखिए बेटा, वेरी सिंपल, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, नाम से पता लग रहा है। पल्मोनरी वर्ड यानी कि लंग्स, तो जो लंग्स में ब्लड को लेकर के जाती है। तो देखिए बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि 2 लंग्स और फ्रॉम बॉडी। सिस्टमिक यानी कि सिस्टम, द बॉडी, तो ये बेटा 2 बॉडी लेकर के जाएगी फ्रॉम हार्ट, सॉरी फ्रॉम दी योर लंग्स। सो दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, या आप लंग्स मत लिखिए, पूरा इसको बॉडी, 2 बॉडी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फ्रॉम लंग्स। अब देखिए क्या है, इसको मैं भी करेक्ट करती हूं अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज टेकिंग द ब्लड टू दी लंग्स। तो टू दी लंग्स बेटा ब्लड कैसे जाएगा, देखिए बड़ा सिंपल है। आपके पास सबसे पहले ब्लड आता है ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में, फिर वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा बॉडी में जाता है, बॉडी से बेटा फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका हार्ट में, हार्ट में ये राइट वेंट्रिकल में आता है। तो सबसे पहले राइट वेंट्रिकल से ही आपका ये लंग्स में जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बेटा लंग्स में जाएगा, और ये किसके थ्रू जाता है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, आपका हार्ट में आता है। सो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट में आएगा, वेयर, टू दी लेफ्ट ऑरिकल विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। ये लेफ्ट ऑरिकल से फिर ब्लड बेटा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर आयोटा की मदद से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के जाएगी पूरी बॉडी में। बॉडी से बेटा उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ये आपका कहां से आ रहा है, फ्रॉम दी वेना केवा टू दी लेफ्ट, सॉरी राइट ऑरिकल, और राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में। यही कहानी चल रही है, और इस तरीके से आपका ये हुआ। तो जब मैंने बोला आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन, इट इज टू दी लंग्स, लंग्स की तरफ, और फ्रॉम दी बॉडी आ रहा है। तो ऊपर वाला बेटा ये आपका हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। और अगर मैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करूं तो 2 बॉडी जा रहा है, और कहां से आ रहा है, फ्रॉम हार्ट, आप इसको बोल सकते हैं, आई कैन राइट फ्रॉम हार्ट। तो हार्ट से 2 बॉडी जा रहा है, सो दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। 2 बार हार्ट में ब्लड आया, दिस इज डबल सर्कुलेशन। ऑलराइट,
चलिए, ये यहाँ पे बात खत्म होती है। नेक्स्ट बेटा लेट्स टॉक अबाउट द मायोजेनिक हार्ट। अब यहाँ पे ये तो मुझे समझ में आ गया कि हमारे पूरे हार्ट में ब्लड कैसे घूमेगा, ब्लड कैसे जाएगा, ब्लड कैसे आएगा, सब कुछ पता लग गया। लेकिन बेटा जब हम यहाँ पे हाथ रखते हैं तो हमारा दिल धक 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 करता है, और वो धक 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 हमारा हार्ट पंप करता है, हमारी हार्ट बीट होती है। ये हार्ट बीट बेटा कैसे आई? जब ब्लड पंप होता है हार्ट से, ठीक है। यहाँ पे वॉल्व्स का रोल है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का रोल है। अब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो ना ही ब्लड रिसीव होगा हार्ट में और ना ही बेटा ब्लड पंप होगा हार्ट से। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। अब अगर मैं नॉर्मल बॉडी की बात करूं, हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है, वो न्यूरॉन्स को भेजता है, और न्यूरॉन बेटा फिर आपकी मसल्स में मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो फिर आपका मूवमेंट कराता है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है। अब दिल तो भाई दिमाग से भी आगे है। हम कहते हैं ना, जब मुश्किल में हो तो दिमाग की मत सुनो, मतलब ऐसे मुश्किल में हो तो दिमाग की सुननी चाहिए, लेकिन हम फिर भी एक डायलॉग है मशहूर है भाई बॉलीवुड का कि दिल की सुनो, क्योंकि हमने मान लिया कि दिल ज़्यादा स्ट्रांग है, दिल को ज़्यादा पता है। यस इट इज़ ट्रू, बिकॉज हार्ट बेटा ब्रेन पे डिपेंड नहीं रहेगा कि कोई न्यूरॉन्स आएंगे तो सिग्नल चलेगा, तो बेटा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलती रहेगी और मसल अपना काम करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तभी ब्लड रिसीव होगा, पंप होगा। इतना यहाँ पे वेट नहीं करना न्यूरॉन्स का ब्रेन से। हार्ट बेटा हमारा मायोजेनिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट के बेटा जो मसल्स हैं वो खुद ब खुद अपनी मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। It will not wait for the brains to send signals through neurons. तो मायोजेनिक हार्ट का क्या मतलब हुआ? That our heart is auto excitable. हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है। There are some special cardiac muscles. अब बेटा अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताई थी कि कुछ एट्रिया वेंट्रिकल में वहां पे मस्कुलर रिजेस है, तो उन्हीं मसल में से कुछ मसल्स स्पेशल मसल्स हैं, वो बेटा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए इंपल्स को जनरेट कर सकती है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इंपल्स का होना जरूरी है। अगर इंपल्स जनरेट नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होगा। तो ये सर्टेन स्पेशल मसल्स ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेगी, लेकिन ये इंपल्स को जनरेट कर देगी। तो ये बेटा क्या करेंगी? दीज विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, बट it will generate and conduct impulses, जिसकी वजह से बाकी मसल्स पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी और हार्ट पंप कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा ब्लड को। ठीक है, चलिए इसीलिए बेटा इसको मायोजेनिक कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ कि यहाँ पे कोई न्यूरॉन का काम नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रेन का काम नहीं है। हमारा जो हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है, खुद एक्साइट हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा यहाँ पे बात करते हैं ये कौन सी मसल्स हैं। तो इन्हें हम कहते हैं द स्पेशल नोडल टिश्यू, और ये नोडल टिश्यू हमारे पास 4 है। द SA node, the AV node, the bundle of His, and the Purkinje fibers. देखिए बेटा SA node क्या होता है? दिस इज साइनोएट्रियल नोड। इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। AV node बेटा दिस इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। बंडल ऑफ हिज नाम आया है साइंटिस्ट से, पुरकिंजी फाइबर्स भी नाम आया है साइंटिस्ट से। सो दीज आर द 4 मेन टिश्यूज
जो बेटा मदद कराती है हार्ट की पंपिंग में। ये एक्साइट करेंगे कैसे, ये मसल्स को एक्साइट करेंगे, क्रिएट करेंगी इंपल्स, जिसकी वजह से मसल्स, रेस्ट ऑफ द मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड अलाउ द मसल्स टू डू इट्स फंक्शन, देन हार्ट विल पंप, हार्ट विल बीट। चलिए अब देखिए बेटा ये कैसे होती है, तो पहले इसकी लोकेशन हमें समझनी है। सो अगेन मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी हार्ट का, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हार्ट था, ठीक है। अब बेटा ये जो एसए नोड होता है ये इधर होता है, हियर इज द एसए नोड। इधर मेरा यहां पे होता है, इधर इनकी वॉल्स के पास, दिस इज द एवी नोड। अब देखिए बेटा क्या होता है, मुझे यहां पे क्या करनी है, कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, ठीक है, ये ही इंपल्स को जनरेट करेगी। तो ये बेटा इंपल्स जनरेट करेगी। अब एक चीज यहां पे समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से बेटा, जब भी रिलैक्स होगा एट्रियम तो ये ब्लड को रिसीव करेगा, फिर बेटा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपका जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में पुश होगा। जब बेटा ब्लड वेंट्रिकल में पुश है उस टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है। नाउ जब वेंट्रिकल्स आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड बेटा उसके बाद बॉडी या फिर जो लंग्स में जा रहा है वहां पे जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। इट इज समथिंग लाइक दिस, व्हेन आर्टरिकल कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, इट इज लाइक दिस, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ये बॉडी में ब्लड भेज रहा होगा उस समय, यहां से ऑरिकल साथ साथ ब्लड को रिसीव भी कर रहा होगा। फिर जब इसने रिसीव कर लिया इसने यहां भेज दिया, जब इसको मिल गया ये पंप करेगा एंड ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स के लिए मसल्स को सिग्नल आएंगे, तो ये जो है वो सिग्नल्स को भेजेगा। तो ये बेटा पहले ऑरिकल को, तो मान लो पहले इसने यहां पे सिग्नल भेजे, ठीक है, ये पहले यहां पे राइट ऑरिकल को सिग्नल भेजेगा, फिर ये इंपल्स बेटा ये यहां पे भेजेगा, तो आपका लेफ्ट ऑरिकल भी जब ये सिग्नल भेज रहा है तब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन चलेगी। तो मान लीजिए ब्लड इसमें भर गया, देन बेटा सिग्नल्स यहां पे आई, देन इट विल कॉन्ट्रैक्ट, तो उस समय ब्लड यहां पे फिल हो रहा होगा। ध्यान से सुनो, पहले सब कुछ नॉर्मल था, पहले सब कुछ नॉर्मल था, इसको यहां से हटा लो। यहां पे क्या हो रहा था, एट्रियम में दोनों में ब्लड आ रहा है। अब ये बेटा क्या करेगा, यहां से इंपल्स को जनरेट करेगा इसमें, फिर बेटा ये इसमें भी भेजेगा। तो इसने क्या किया, दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि ब्लड पुश हो रहा है वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल ब्लड को रिसीव कर रहा है, लेकिन फिर वेंट्रिकल को पुश होना है ताकि वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर सके। लेफ्ट वाला भेजेगा बॉडी में, राइट वाला भेजेगा लंग्स में। तो अब इसको करना है, तो ये बेटा अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगी, तो ये क्या करता है, फिर उसके बाद ये ईवी नोड को भेजता है सिग्नल्स। यहां पे 0.1 सेकेंड्स का डिले होगा। क्यों, ईवी नोड बेटा फर्दर इसको आगे कॉन्ट्रैक्शन भेजेगा, यहां पे बंडल ऑफ हिज को, दिस इज द बंडल ऑफ हिज, और उसके बाद दोनों लेफ्ट एंड राइट में जो जाता है दिस इज पुरकिंजे फाइबर्स। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। यहां से सिग्नल आया, वो एवी नोड को भेजेगा, एवी बंडल ऑफ हिज को भेजेगा, फिर पुरकिंजे फाइबर बेटा पूरे यहां पे अपने अपने वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली अगेन। सबसे पहले ऑरिकल ने ब्लड रिसीव किया, अब इसकी बारी है कॉन्ट्रैक्शन की। ये से नोड यहां पे कॉन्ट्रैक्शन भेजेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए, इस समय ब्लड ये भर रहे हैं वेंट्रिकल्स के अंदर। लेकिन बेटा ये ब्लड जब वेंट्रिकल्स में भरेगा
तो उसके बाद वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, यहां से सिग्नल जाएंगे इधर, तो मैं दूसरे लाइन से बनाती हूं, इसने सिग्नल भेजे इधर, लेट मी ड्रॉ विद द रेड कलर, एवी नोड को भी सिग्नल भेजे और ये एवी नोड बेटा फिर इनको सिग्नल भेजेगा, फिर ये इसको सिग्नल भेजेगा, फिर यानी कि जब इसमें ब्लड भर गया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो यहां पे 0.1 सेकेंड का डिले होगा। मैं इसको इधर लिखती हूं, इधर आपका 0.1 सेकेंड का डिले होगा, दैट इज बिकॉज ताकि आपका वेंट्रिकल अच्छे से भर जाए। अगर बेटा लगातार यहाँ पे भेजी फिर यहाँ पे भेज दी, क्योंकि पहले तो ये यहाँ भेज रहा है, यहाँ भेज रहा है, यहाँ भेज रहा है, फिर यहाँ भेज देगा, तो ये फट से यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ फट से ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड तो ये पंप कर देगा। तो बहुत जरूरी है कि पहले इसमें ब्लड भर तो जाए, जब ब्लड भरेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे भाई, भेजोगे किसको। तो यहाँ पे 0.1 सेकेंड का डिले होता है ताकि ब्लड इसमें अच्छे से भर जाए और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। इस पूरे बीच जब ब्लड भर रहा है और ब्लड जा रहा है बेटा, यहाँ पे वॉल्व्स का बहुत रोल है। कौन कौन सी वॉल्व, थिबेसियन, ऑस्टेशियन, सेमिल्यूनर वॉल्व और आपकी ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इनकी मदद से यहां पे ब्लड आपका एक जगह से रुकेगा तभी दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, चलिए अब बेटा यहां पे एक और चीज मैं आपको बता रही हूं, विल राइट दिस थिंग ऑल्सो हियर। देखिए ये जो आपका साइनो एट्रियल नोड है, ये 70 to 75 पर मिनट बीट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि ये इतनी इंपल्सेस भेज सकता है। तो हमारी जो हार्ट बीट है वो कितनी होती है, 72 होती है ऑन एन एवरेज, है ना। 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है एक मिनट में। तो बेटा 72 टाइम्स में क्या होता है, 72 टाइम्स एक मिनट में मेरा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को। 72 टाइम्स वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है ताकि वो पूरी बॉडी में ब्लड भेज रहा है। दैट इज बिकॉज दिस साइनोएट्रियल नोड कैन सेंड इंपल्सेस टू 75 to 70 टाइम्स। 70 to 75 टाइम्स जब ये इंपल्स जनरेट करके भेज सकता है तभी बेटा मसल्स को इंपल्स मिलेगी, वो इतनी बारी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि हमारा हार्ट में से ब्लड इतनी बार पंप हो सकता है। दैट इज अ हार्ट बीट। कभी कभी ये जब काम नहीं करता तो हमारा हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाता है, बीमार होते हैं, आईसीयू में होता है, आप देखते हैं हार्ट बीट बहुत स्लो होता है, उस टाइम एवी नोड काम कर रहा होता है, दैट इज 40 to 45 मिनट। तो कभी कभी ईडी नोड इसका काम संभाल लेता है। अगर हमारा हार्ट बीट पंप नहीं करेगा तो वी हैव टू रिप्लेस दिस थिंग, साइनोएट्रियल नोड बेटा रिप्लेस होता है। ठीक है, चलिए नाउ आगे पढ़ते हैं द कार्डियक साइकिल एंड देन बेटा हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, कम ऑन। नाउ इससे पहले बेटा पहले हम हार्ट बीट और हार्ट रेट के बारे में लिख लेते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्ट बीट? तो एक हार्ट बीट एक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन मिला के, सो हार्ट बीट इज नथिंग बट द रिदमिक contraction and relaxation of heart. Now what is heart rate? हमारा हार्ट रेट क्या है कि हमारी कितनी हार्ट बीट होती है पर मिनट। एक लार्जर एनिमल की हार्ट बीट कम होती है एज कंपेयर टू स्मॉलर। और अगर मैं यहाँ पे न्यू बॉर्न की बात करूं, सो देखिए बेटा न्यू बॉर्न की हार्ट बीट इज 120 से 140 पर मिनट होती है। आप देखिए छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बहुत तेज तेज दिल धड़कता है। अगर मैं फीटस की बात करूं तो इसकी और भी तेज होती है, जब वो अंदर होता है तो इट इज 140 to 160 पर मिनट। जैसे मैंने कहा कि लार्जर एनिमल्स की ज्यादा कम होती है, तो लार्जर एनिमल्स की स्लोअर होती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एलिफेंट की बात करूं तो एलिफेंट की बेटा 28 पर मिनट होती है, और अगर मैं उससे भी बड़ी व्हेल की बात करूं तो दैट इज 25 पर मिनट। ठीक है, ये हो गई हमारी हार्ट बीट एंड हार्ट रेट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल बेटा हम एनसीईआरटी को रीड करके यहां पे समझेंगे।
तो हम एक एक करके पॉइंट्स मार्क करेंगे एंड देन मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स और इधर टेबल फ्लो चार्ट जो शॉर्ट नोट्स है वो भी लिखवा देती हूँ। सो देखिए बेटा, हाउ डज हमारा हार्ट फंक्शन, हार्ट कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले चारों चेंबर्स हमारे हार्ट के रिलैक्स स्टेट में होती है और इस चीज को हम जॉइंट डायस्टॉल कहते हैं। सो दो चीजें पहले यहां पे आप समझिए, एक होता है डायस्टॉल और एक होता है सिस्टॉल। डायस्टॉल होता है दी रिलैक्सेशन की स्टेट, सो दिस इज दी रिलैक्सेशन स्टेट, और सिस्टॉल बेटा दिस इज दी कॉन्ट्रैक्शन स्टेट। ठीक है, तो जब हमारा हार्ट रिलैक्स है, यानी कि मैं बोल रही हूं जॉइंट डायस्टॉल, यानी सारे के सारे चेंबर्स मेरे रिलैक्स हैं, क्योंकि उस समय ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व भी ओपन है। नाउ बेटा अब यहां पे बात करेंगे क्या होगा। तो ये मेरी जो हार्ट बीट में जो पूरा समझाऊंगी ये जॉइंट डायस्टॉल से शुरू करके जॉइंट डायस्टॉल में खत्म होगा। तो मान लीजिए पहले सारे रिलैक्स हैं, ये कैसे पहुंचेंगे यहां तक मैं बताती हूं। तो जॉइंट डायस्टॉल के बाद क्या होगा, सबसे पहली चीज, पहले तो एट्रियम में ब्लड भरेगा ना भाई, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, एट्रियल में ब्लड भर चुका होगा। जब जॉइंट डायस्टॉल है तो फटाफट से बेटा एट्रियल से आप एट्रियम में ब्लड भर चुका होगा। अब जब एट्रियम में ब्लड भर गया तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब जाकर के ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द फर्स्ट इज एट्रियल सिस्टॉल, और ये बेटा 0.1 सेकेंड्स के लिए होता है। तो इस टाइम पे जो हमारे वेंट्रिकल है दैट इज डायस्टॉल कंडीशन। इस टाइम बेटा जो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व है वो ओपन है, यस और नो। तो यहां से आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट हम यहां से लिखेंगे, दिस इज द एट्रियल सिस्टॉल, यानी कि उस टाइम पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व आपके ओपन होंगे, क्योंकि जब ओपन होंगे तभी तो बेटा वेंट्रिकल डायस्टॉल में है और ब्लड वेंट्रिकल में भर रहा है। तो ये आपके ओपन है। अच्छा, एक चीज और बेटा, अगर मैं बात करूंगी ऑस्टेशियन एंड थेबेसियन, तो ये वॉल्व आपके क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि ये तो आपके कहां पे है, राइट ऑरिकल में प्रेजेंट है। दीज वॉल्व विल बी क्लोज, ताकि जहां से ये ब्लड आ रहा है वहां ना जाए और सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में जाए। जब बेटा सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है उस टाइम पे एक चीज याद रखिए कि पल्मोनरी वेन इज ऑल्सो क्लोज्ड। पल्मोनरी वेन की जो ओपनिंग है, या मैं सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ, पल्मोनरी वेन की जो ओपनिंग है वो भी क्लोज है, क्योंकि पल्मोनरी वेन कौन सी है, जो ऑरिकल्स में ब्लड लेकर के आई थी, तो वो भी क्लोज है क्योंकि सारा ब्लड अभी नीचे जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। नाउ द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो आपका पल्मोनरी वेन से, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन और वेना केवा। तो पल्मोनरी वेन और वेना केवा ऑरिकल्स में लेकर के आती है ब्लड, फिर ये क्लोज हो गई है। अब ये ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा, तो ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, इट फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया। तो ये उल्टा करके लिखा है, इनडायरेक्टली लिखा है कि यहां से यहाँ पे आएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी वेन से वेना केवा से लेफ्ट और राइट आर्टरिया में आया, फिर बेटा यहाँ पे आया। अब देखिए क्या होगा, सेमील्यूनर वॉल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज। व्हाई बेटा, ये वॉल्व तो आपकी ओपन होगी क्योंकि यहाँ पे ब्लड आपका आ रहा है, लेकिन ये ओपन है, लेकिन बेटा जो सेमील्यूनर वॉल्व है वो बच्चे क्लोज होगी, क्योंकि सेमील्यूनर वॉल्व कहां पे है, पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में। अगर वो क्लोज हो गई तो सारा ब्लड जो भर भी नहीं रहा है वो सीधा चला जाएगा लंग्स और बॉडी में। तो ये बेटा अभी क्लोज रहेंगे। आगे देखिए, द एसए नोड नाउ जनरेट्स, अब यहां से एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ है। तो एसए नोड बेटा कहां गया हाइलाइटर, यस, एसए नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल। मैंने आपको बताया था ये बोथ आर्टरिया एंड अंडरगो साइमल्टेनियसली कंट्रैक्शन, यानी कि आर्टरियल डायस्टोल। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, आप अपने आंसर में यही से स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ तो ये आर्टरियल सिस्टोल कब हुआ होगा बेटा, यहाँ पे तो स्टार्टिंग की बात कर दी, पहले सारे रिलैक्स थे, उसके बाद ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ होगा, जब आपके एसए नोड ने भेजा होगा, जो हमने
यहां पे देखा था, ठीक है। अब क्या करेगा, ये बेटा ब्लड को इंक्रीज करेगा इनटू दी वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। तो 30% से ज्यादा ब्लड यहां पे जाने लगेगा, कुछ बेटा ग्रेविटी के कारण नीचे आता है। तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड जो आर्टिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है, वेंट्रिकल में ब्लड कुछ तो ग्रेविटी के कारण भी नीचे आएगा अपने आप, और कुछ बेटा 30% इंक्रीज ही कर देगा आपका ऐसे नोट। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड थ्रू द वेंट्रिकल साइड। एंड नाउ हियर कम्स द सेकेंड, the ventricle systole. The ventricle systole, ये बेटा 0.3 सेकेंड्स के लिए होता है। अब वेंट्रिकल सिस्टोल में बेटा इस टाइम आपका एट्रियल डायस्टोल है, क्योंकि वेंट्रिकल ब्लड को भेजेगा तो एट्रियम को दोबारा भरना पड़ेगा, तो उस समय आपका एट्रियम जो है वो डायस्टोल पे होगा। आपके बेटा जो एट्रियम वेंट्रिकल वॉल्व हैं जो कि क्लोज्ड थे ऑलरेडी, ये बेटा बाद में आपके ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये उसकी तरह ही पंप आपके करेगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे दो वॉल्स में कंफ्यूजन मत करना। देखिए ब्लड आपका यहां से यहां आ रहा है, अब ये ब्लड इसको बाहर भेजेगा, ठीक है। तो ये बेटा आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो सेमील्यूनर वॉल्स हैं वो उसके थ्रू भेजेगा, वो क्लोज हो जाएंगी। लेकिन बेटा एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वॉल्व हैं, जो एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पेड बाइकस्पेड वॉल्व है, ये क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि ये क्लोज क्यों रहेंगे, नहीं तो ब्लड वापस से एट्रियम में चला जाएगा। सो यहाँ पे एवी वॉल्व क्लोज्ड हो जाएगा, और यहां पे पहली साउंड आएगी आपकी लब। तो सबसे जो हमारा हार्ट बीट हम चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं तो हमें लब डब लब डब लब डब सुनाई देती है। आप कभी यहाँ पे चेक कीजिए तो पहले लब फिर डब, लब डब, एक हल्की पिच एक हाई पिच, तो डब वाली हाई पिच होती है। तो पहली साउंड जो क्रिएट होती है दैट इज बिकॉज जब ब्लड सारा वेंट्रिकल में आ गया, अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगी, और बेटा वो कैसे हुई, क्योंकि बंडल ऑफ इससे पूरा पुरकिंजी फाइबर में आपकी कॉन्ट्रैक्शन फैल गई, तो ये बेटा पंप करेगा, तो ये एट्रियोवेंट्रिकल क्लोज हो गई ताकि ब्लड ऊपर नहीं जाए, और सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाएगी ताकि वो बॉडी और लंग्स में इसको भेज सके। तो सेमील्यूनर वॉल्व आपकी ओपन हो जाएगी, दैट इज द आयोटिक और द पल्मोनिक वॉल्व। सो देखिए बेटा एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे वेंट्रिकल के साइड पे आ गया, ठीक है, एवी नोड से बंडल ऑफ इससे ये सारी चीजें। अब यहाँ पे आपकी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल जिसको हम सिस्टोल कहते हैं ना बेटा, इस टाइम पे आर्टरिया रिलैक्स करेगा और ब्लड को रिसीव करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो वेंट्रिकल सिस्टोल है ये इंक्रीज करेगा वेंट्रिकुलर प्रेशर को, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। तो ये वॉल्व्स तो आपकी यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, ड्यू टू अटेम्प्टेड ब्लैक फोदा कि ऊपर ना चले जाए ब्लड। एंड फाइनली आपका इसकी वजह से इस प्रेशर जो जनरेट होगा, सेमील्यूनर वॉल्व यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, एंड आपका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा, लंग्स में, और आयोटा से बॉडी में जाएगा। सो दिस इज हाउ आपका यहाँ पे ब्लड फ्लो करने लगेगा। नाउ लास्ट बेटा जो मेरा यहाँ पे होगा द थर्ड। अब मेरा क्या है, पहले तो ऑरिकल सिस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ। अब बेटा मेरा यहाँ पे तीसरा क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल विच इज 0.4 सेकेंड। तो जॉइंट डायस्टोल में पहले तो वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ, उसके बाद बेटा अब वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो गया तो ब्लड वेंट्रिकल में भरना चाहिए, तो यानी कि फिर से ऑरिकल में ब्लड अब भर रहा था। जब मेरा वेंट्रिकल सिस्टोल था तो ऑरिकल्स में ब्लड भर रहा था। अब एक समय ऐसा होगा जब जॉइंट डायस्टोल होंगे, सारे मेरे रिलैक्स हो रहे होंगे, ऑरिकल से ब्लड धीरे धीरे पुश होगा, साइनो हायरार्की ऑरिकल मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इनिशियली तो पहले मेरा ब्लड भरेगा वेंट्रिकल में, फिर बाद में जब एट्रियम दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरा 30% ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा मेरे वेंट्रिकल में।
अब इस टाइम जब वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा है तो सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे ताकि वहां पे ब्लड वहां से जा ना सके और वेंट्रिकल अच्छे से भर जाए। तो इस टाइम पे बेटा सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे एंड दिस इज द डब साउंड, और ये मेरी हाई पिच साउंड होती है। ऑब्वियसली एवी वॉल्व ओपन है तभी तो ब्लड अंदर भर रहा है, कुछ तो बेटा फिल करेगा ग्रेविटी से और 30% आपका एसए नोड की कॉन्ट्रैक्ट इंपल्स की वजह से। सो इस तरीके से यहाँ पे ब्लड भर जाएगा। तो लास्ट में देखते हैं क्या क्या हमारा छूट गया एनसीईआरटी का। देखिए बेटा, द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, वेंट्रिकल डायस्टॉल, वेंट्रिकल प्रेशर फॉल्स, जिसकी वजह से सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाती है। अब जिसमें वापस से मेरा ब्लड वेंट्रिकल में भी नहीं आ पाएगा वॉल्व से। अब देखिए बेटा, एज द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइंस, यहाँ पे फर्दर बेटा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं, ब्लड यहाँ पे भर जाता है और मेरा यहाँ पे अब फिर से वो चीज चालू होगी अगेन एंड अगेन। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। अगेन मेरा यहाँ पे फिर एसए नोड दोबारा से जनरेट करेगा जब जॉइंट डायस्टॉल हो जाएगा एंड द साइकिल कंटिन्यूज। ठीक है, ये मेरा इस तरीके से यहाँ पे सर्कुलेशन हुआ ऑफ ब्लड। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ पे बात कर रहा है कार्डियक वॉल्यूम की, स्ट्रोक वॉल्यूम की, ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो इसको हम एनसीईआरटी से ही देखेंगे। सो देखिए बेटा, हमने क्या देखा, द सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज नोन एज द कार्डियक साइकिल। तो ये हमारी कार्डियक साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रही है। अगर मैं एक कार्डियक साइकिल की बात करूं तो कार्डियक साइकिल क्या है, जब मेरे दोनों के दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुके हैं और रिलैक्स भी हो चुके हैं तो वो एक कार्डियक साइकिल होगी। यानी कहने का मतलब है जो मेरे 4 पार्ट्स हैं वो चारों पार्ट जब एक एक बार रिलैक्स भी हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुके हैं, फिर दोबारा से रिलैक्स हो गए थे, ये बेटा मेरी एक कार्डियक साइकिल रहेगी। सो यहाँ पे देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, यानी दोनों कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए और रिलैक्स भी हो गए। अब बेटा ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है क्योंकि साइनोएट्रियल नोड 70 से 75 बार एक्शन जो इंपल्सेस को जनरेट कर सकता है। चलिए नाउ कार्डियक साइकिल बेटा परफॉर्म करती है पर मिनट इतना। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 0.8 सेकेंड, इससे इसका क्या मतलब है। सो देखिए कि अगर मैं 1 मिनट की बात करूं सो दिस इज 72 टाइम्स। नाउ अगर मैं 60 सेकेंड्स की बात करूं 72 टाइम्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट 1 सेकेंड तो ये बेटा 72 डिवाइडेड बाय 60 विच इज 0.8। तो 0.8 ड्यूरेशन का मेरा एक कार्डियक साइकिल है। अगला, एक कार्डियक साइकिल में बेटा जो वेंट्रिकल है वो पंप करता है अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड। एक कार्डियक साइकिल यानी कि 0.8 सेकेंड में 70 ml ब्लड वो पंप कर रहा है। दिस इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब अगर मैं टोटल की बात करूं, अब अगर मैं पूरे कार्डियक आउटपुट की बात करूं तो कार्डियक आउटपुट क्या हुआ कि मेरा हार्ट टोटल कितना ब्लड पंप करता है। सो ये बेटा क्या हो गया, द स्ट्रोक वॉल्यूम इज मल्टीप्लाई, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू द हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मेरा कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि मेरे पास 1 सेकेंड में कितना कर सकता है भाई, वो 0.8, मतलब दिस इज द कार्डियक साइकिल। अब यानी कि इसमें वो 70 ml अगर ब्लड को करता है। हार्ट रेट बेटा मेरा कितना होता है, तो हार्ट रेट मेरी यहाँ पे वैल्यू रहती है, लेट्स सपोज अगर 72 टाइम्स बीट करता है सो उस हिसाब से मैं अगर मैं देखूंगी सो देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट दैट इज द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। ये बेटा पूरा टोटल कार्डियक वॉल्यूम होगा, कार्डियक आउटपुट होगा, which is this is very important। तो कार्डियक आउटपुट जो की है इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट which is 500 लीटर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जब हमने एक्सक्रीशन का चैप्टर पढ़ा था तो इसी 5 लीटर में से हमने GFR निकाला था। आगे देखिए बेटा, कार्डियक आउटपुट जो कि एक एथलीट का होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए उसका ज्यादा एक्टिविटी होता है। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, जो कार्डियक साइकिल है जो हमें लप डब सुनाई दे रहा है,
दैट वी कैन कैलकुलेट, ओ सॉरी नॉट कैलकुलेट, हाँ मतलब सुन के काउंट कर सकते हैं और हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप में लब डब सुनाई देता है। सो नाउ वी नो व्हाट इज द लब डब साउंड। सो देखिए बेटा, जो पहली साउंड आती है दैट इज द लब, वो तब आती है जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं, जब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, उसके बाद सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होंगे, तब बेटा आपकी डब साउंड आएगी। ठीक है ना, यहां पे अब बारी आती है ईसीजी की। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईसीजी? बेटा दो चीज यहां पे है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बेटा जो मशीन होती है हमारी, द मशीन, अगर आप देखते हैं हॉस्पिटल में जो पी 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 की साउंड आती है, तो उसमें हमारे हार्ट रेट आता है, तो उसमें हमारा इस तरीके से आता है, दिस PQRST। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये मेरा पहला स्टेप होता है। कब? जब मेरा एट्रियम सिस्टोल होता है। ठीक है, उसके बाद QRS, इस टाइम पे मेरा वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। देन यहां पे थोड़ा सा लैग होगा और बेटा उसके बाद फाइनली सब दोबारा से भरेंगे ब्लड को। सो दिस इज द जॉइंट डायस्टोल, और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज डीपोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, यानी कि जब डीपोलराइजेशन है तब एक्साइटेड स्टेट है, तो सिस्टोल के समय कॉन्ट्रैक्शन हो रही है यानी कि एक्साइटेड स्टेट है, तो दिस इज आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, दिस इज वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। और ये क्या हुआ है? फिर वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन हो गया, यानी कि वापस से नॉर्मल हो गया। सो ये जो ग्राफ है इसे बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन इसको बोलती है, जो बनाती है, दैट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहला बेटा ये बनाया था, द फर्स्ट वॉज ऑब्जर्व बाय वेलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे आता है द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कि हमारी हार्ट बीट कब तेज होती है, कब बढ़ती है। सो देखिए बेटा, ये सारा हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है। तो हमारा जो मेड्यूला होता है वहां पे हमारा कार्डियक सेंटर होता है। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बस वही आपको बता रही हूँ। हियर इज द कार्डियक सेंटर एंड द कार्डियक एक्टिविटी इज regulated by the autonomous nervous system। ये हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से होता है। ठीक है, जिसमें आपकी दो चीजें हैं, एक बेटा आपका सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो ये आपका स्लो डाउन करता है एक्टिविटी को, जब हम रेस्ट कर रहे हो, सो रहे हो, स्लीपिंग, इन सब में। और जब बेटा हम एक्टिव होते हैं एक्सरसाइज के वक्त, तो ये इंक्रीज करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो देखिए बेटा, व्हाट हैपेंस इज द नॉर्मल एक्टिविटीज जो होती हैं हार्ट, ये हमारी रेगुलेट होती है इंस्ट्रिंसिकली, यानी कि अंदर से। ये तो हमें पता है बाय द नोडल टिश्यू। इसलिए बेटा जो हमारा हार्ट होता है दैट इज मायोजेनिक इन नेचर। चलिए, उसके अलावा जो हमारा न्यूरल सेंटर की अगर बात करें तो दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जो हमें अचानक से डर लग रहा है, तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाना, या अगर हम सो रहे हैं हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाना, तो वो बेटा हमारे न्यूरल सिस्टम के अंडर है, जिसका सेंटर हमारे मेड्यूला में प्रेजेंट है। सो इट इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जहाँ पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इंक्रीज करता है रेट, ठीक है, और जो पैरासिटिक नर्वस सिस्टम है ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट। तो हमारे कार्डियक आउटपुट को भी चेंज करेगा। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। तो एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन क्या है? जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड है, बाहर वाला कॉर्टेक्स रीजन और अंदर वाला मेड्यूला। तो मेड्यूला में से जो हार्मोन्स आते हैं वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ बेटा फाइनली यहाँ पे डिसऑर्डर्स बचे हैं, देन आवर चैप्टर विल बी कंप्लीट। तो डिसऑर्डर में सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं।
तो जब हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा, जब हमारी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करता है ब्लड वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स में, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब ये ज़्यादा होगा दैट इज हाइपर टेंशन। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है बेटा आपकी, नॉर्मल से अगर ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर, कम है तो लो ब्लड प्रेशर। हाइपर टेंशन क्या है? ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर है दैट इज हायर देन नॉर्मल। तो 120 और 80, तो अगर मान लीजिए नीचे का ब्लड प्रेशर, अब नीचे का क्या है देखिए बेटा, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब प्रेशर ज्यादा होता है और जब रिलैक्स कर रहा है तब प्रेशर कम होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो हाई प्रेशर है दैट इज 120 विच इज द सिस्टोलिक प्रेशर, पंपिंग प्रेशर, और 80 इज द डायस्टोलिक प्रेशर, द रिलैक्सिंग प्रेशर। तो अगर 80 का 90 हो गया या 120 का 140 हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर की कहानी है। सो देखिए बेटा 120 इज द सिस्टोलिक प्रेशर और द पंपिंग प्रेशर, 80 mmHg इज द डायस्टोलिक प्रेशर और द रेस्टिंग प्रेशर। ठीक है, चलिए तो ये हमारे ब्रेन और किडनी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट भी आपकी कॉरोनरी हार्ट डिजीज, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। कॉरोनरी आर्टरी बेटा क्या कर रही थी? हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है फ्रॉम दी लंग्स। ना कॉरोनरी आर्टरी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा बेसिकली डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट में ब्लड ठीक से नहीं आता। सो इट अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट। ये बेटा हो जाता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर टिश्यू, जिसकी वजह से जो आर्टरी की ल्यूमेन है वैसे ही छोटी होती और छोटी हो जाएगी तो ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता। नेक्स्ट बेटा मेरे पास यहाँ पे है एंजीना, इसको हम एंजीना पेक्टोरिस भी कहते हैं। तो अचानक से जब हार्ट में दर्द होता है, दिस इज नॉट द हार्ट अटैक, हार्ट अटैक इज डिफरेंट, सडन सप्लाई बंद हो जाता है हार्ट में। तो जब चेस्ट में एक्यूट मतलब थोड़े समय के लिए, उसी समय के लिए पेन हुआ, दैट इज दी एंजीना पेक्टोरिस। सो दिस इज द एक्यूट चेस्ट पेन जब यहाँ पे इनफ ऑक्सीजन रीच नहीं कर रही है मसल्स में। सो देयर आर सर्टेन टर्म्स, एक्सफिक्सिया, अनॉक्सिया, हाइपोक्सिया, ये मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन ऑक्सीजन बेटा बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक, हर चीज तक पहुंचनी चाहिए, दैट इज विल बी पॉसिबल अगर हमारा हार्ट ठीक से काम करेगा। लेकिन अगर हार्ट को ही ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचती तो वहां पे पेन होता है, दैट इज एंजीना पेक्टोरिस। ये बेटा आकर होती है मेन एंड वुमेन, किसी भी एज में हो सकता है, मिडिल एज वुमेन और एडल्ट में ज्यादा होता है। नेक्स्ट ऑब्वियसली ब्लड फ्लो, क्योंकि अच्छे से ऑक्सीजन नहीं आ रही। नेक्स्ट इज द हार्ट फेलियर। नाउ बेटा जो आप बोल रहे हैं हार्ट अटैक क्या होता है, तो हार्ट अटैक इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दैट इज द हार्ट अटैक। तो हार्ट फेलियर में आपका क्या होगा? इट मीन्स दैट द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, ताकि हमारी बॉडी में सारी ऑब्वियसली फिर नीड्स पूरी नहीं हो पाएगी। समटाइम्स बेटा इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि लंग्स में कोई कंजेशन होगी जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। हार्ट फेलियर इज नॉट एज कार्डियक अरेस्ट। तो जैसे मैंने बोला, ये जो बेटा हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, दैट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी हार्ट अटैक, तो दिस इज हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जहां पे हमारा हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, जिसमें कि हार्ट में इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, चलिए विद दिस थिंग हमारी ये सारी चीजें कंप्लीट हुई। नाउ बेटा हमारा एक चैप्टर यहाँ पे रह गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आप बच्चों ने कहा था अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज मुझे बताइए। आज की क्लास में आप सारे बच्चे प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे विच एवर टॉपिक यू वांट टू स्टडी। हो सकता है आपके एग्जाम नजदीक हैं और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है तो हम वो नहीं कराएंगे। तो आप बताइएगा बेटा आपको पर्टिकुलरली कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको उसका लिंक या बेटा उसका वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अगर आप लाइव इंटरेक्शन चाहते हैं रिलेटेड टू सम मोटिवेशनल वीडियो, डू टेल मी, आई विल वर्क ऑन इट एंड बेटा फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू।